अब वर वधु की मांग में सिंदूर भरे। ये सिंदूर वैवाहिक जीवन की पवित्रता और अटूट बंधन का प्रतीक होता है। राहुल सिंदूरदानी में रखे चांदी के सिक्के से जरा सा सिंदूर ऊपर उठाता ही है कि पीछे से एक आवाज आती है, रुक जा बिटवा। ओएमजी, ये क्या हो रहा है राहुल जी? शादी कैंसिल हो रही है क्या? अरे नहीं नहीं प्रीति जी, आप घबराइए मत। ये मेरे गांव वाली बूढ़ी दादी है। वहां की बोलचाल ऐसी कड़क होती है। वैसे भी हमारे फेरे हो चुके हैं, शादी नहीं रुक सकती। राहुल ये कहता ही है कि दादी जी टपक टपक करके उसके पास आती है और राहुल की मम्मी के माथे पर एक टपली मार देती है। बड़ी माँ जी, आप, हमें लगा था कि आप सो रही हैं। बड़ी मुश्किल से नींद लगती है आपको, इसलिए आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। अब समझ में आया, इसीलिए मुझे सुलाने की इतनी जल्दी थी सभी को, ताकि पीछे से रस्मों का बेड़ा गर्क किया जा सके। इतनी छोटी सिंदूरदानी दी है राहुल बिटवा के हाथ में। दादी जी आगे आती है, राहुल के हाथ से सिंदूरदान छीन लेती है। प्रीति सहम जाती है। चांदी महंगी होगी, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हाथ में चांदी का सिक्का देकर इस तरह छीन लिया जाए। ये तो रॉन्ग है राहुल जी। अरे सुजाता, ये कैसी बहुरिया देखी है तूने? इतनी इतनी सी बात पर घबरा गई। बड़े कच्चे कलेजे की लगती है। हमरे गांव में तो जब तक डंडे की बरसात ना हो तब तक शादियां नहीं होती बिटिया। और मनोहर, तू भूल गया, तेरी शादी में सिंदूरदान सिहोरे से हुआ था। हमारे में मांगे सिहोरे से ही भरी जाती है, छोटी डिब्बिया से नहीं। अपने पल्लू के नीचे से बड़ा सा सिंहोरा निकालकर दादी जी राहुल के हाथ में रख देती है। अब हिंदी पिक्चर की तरह जरा से सिंदूर नहीं भरना बेटा। नाक से शुरू कर और पीछे तक सिंदूर पाड़ दे। सास सुहागने आओ और दुल्हन के बालों में सरसों का तेल डालो और कंघी से मांग बनाओ और तू 7 बार मांग भरेगा। बिल्कुल भी नहीं। प्रीति ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सिंदूरदान की रस्म इस तरह होगी। उसका गला सूख रहा था, पर दादी जी को अपने गांव के नियम मानने थे तो उनके सामने कौन भूल सकता था। अरे भैया, आप वीडियो क्यों चालू करके बैठे हुए हैं? नहीं, ऐसी वीडियो नहीं चाहिए। मेरा मेकअप। आई एम सॉरी प्रीति, दादी 102 साल की है, उनकी बात काट नहीं सकते। ये क्या है प्रीति के पापा, हमारे में तो सिंदूरदान की रस्म ऐसे नहीं होती। हाँ, तो इंटरकास्ट शादी के लिए आप ही राजी हुई थी ना। अब दामाद जी के परिवार वालों ने अपना रहन सहन बदल लिया तो क्या हुआ? उनके रिश्तेदार गांव के कोई ना कोई निकल नहीं थे। अब दादी जी घर की बड़ी है, वो जैसा कहेंगी वैसा करना पड़ेगा। हमारी इन्होंने इतनी सुनी है तो एक रस्म उनके हिसाब से होने दीजिए। 10 मिनट की बात है, फिर प्रीति अपने ससुराल चली जाएगी, बस फिर आराम ही आराम। रात के 3:30 बजे सिंदूरदान की रस्म होती है और विदाई होते होते बज जाते हैं सुबह के 5। ये तो कुछ ज्यादा ही देर हो गई राहुल जी। कहाँ फेरे 12 बजे होने वाले थे, फिर मामा जी खो गए। मामा जी का पता चला तो दादी जी आ गई। मैं आपसे माफी चाहता हूँ प्रीति जी, पर क्या करें, शादी ब्याह में ये बातें तो हो ही जाती है। इतने अलग अलग स्वभाव के लोग जो आए होते हैं, सबके हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। पर अब आप बेफिक्र हो जाइए, घर जाकर सीधा सोना ही है। मैंने मम्मी को पहले ही समझा दिया है। तुम क्या समझाओगे? मम्मी के शरीर में ताकत बची कहाँ है? कोई रस्म करेगी? मेरी भी बैंड बजी पड़ी है, पूरी रात बैठना समझ में आ रहा है। रीढ़ की हड्डी मेरी झुक गई है। आपकी शादी में जितनी मेहनत करवाई है ना आपने मुझसे, मेरी शादी में आपको पूरी रात जगाने वाली हूँ। ड्राइवर भैया जल्दी से घर ले चलो, बस जाकर सोना है मुझे। दुल्हा दुल्हन की गाड़ी सुजाता निवास पहुंचती है। पीछे से सुजाता और मनोहर की गाड़ी भी आकर रुकती है। अब इन बैंड वालों को किसने बुला लिया? अभी बैंड बाजा बजेगा तो बाकी सभी उठकर हमारे सर पर बाजा बजाने लगेंगे। कोई कुछ मांगने लगेगा, कोई कुछ। मेरे शरीर में ताकत नहीं है सुजाता जी, आप ही संभालिएगा। अरे नहीं, मुझसे अब कुछ नहीं होने वाला। मेरे शरीर की तो खुद बैंड बजी पड़ी है, अब मुझे बिस्तर चाहिए बस। मोबाइल वाले भैया, ये पकड़ो पैसे। तुम ना अब दोपहर में 2 बजे आना, तब तक जरा हम कमर सीधी कर ले, 5 दिनों की थकावट है। दुल्हा दुल्हन गाड़ी से उतर रहे थे। सुजाता घर की ओर बढ़ रही थी, तभी अचानक बैंड बाजा वाले जोर जोर से ढोलक पीटना शुरू कर देते हैं। अरे बहना, जीजा जी कितनी देर लगा दी आप लोगों ने। मेरे इकलौते भांजे ने शादी की और बैंड न बजाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा भांजे की दुल्हन घर आई है, पूरे शहर को जगा दूंगा मैं। पटाखे की लड़ियां जलेगी, लड़िया शहर फूंक दूंगा। अरे मामा, इस शहर में तुम्हारी बहन का ससुराल भी है, हमें मत फूंक देना। और तुम तो पीकर टल्ली थे, इतनी जल्दी उतर कैसे गई?
अरे भांजे, तूने जो मुझे ठगा है, मुझे तो विश्वास हो गया तू मेरा ही भांजा है। इतनी चढ़ गई थी कि घोड़े और गाड़ी में फर्क ही नहीं पता चला। पर तुझे तो दिख रहा था, तूने मुझे घोड़े पर बिठा दिया, वो भी लहंगा पहना कर। पूरी रात उस घोड़े ने जो मुझे शहर के चक्कर लगवाया, बाप रे बाप। घोड़ा तो मुझे पूरी तरह इम्प्रेस करना चाहता था। बड़ी मुश्किल से जान बचाई, फिर नींबू पानी पीकर कैसे सारा नशा उतारा मैं ही जानता हूँ। कोई किसी से बात कर रहा था, कोई किसी से, और दुल्हन अकेला महसूस कर रही थी। ये लो, राहुल जी भी मुझे छोड़कर चले गए। बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहा जा रहा। कुछ ज्यादा ही भारी लहंगा ले लिया मैंने, अब समझ में आ रहा है। यहाँ बैंड बाजे और पटाखे की आवाज आनी शुरू होती है कि सोए हुए सभी मेहमान उठकर बाहर आना शुरू कर देते हैं और लग जाती है लंका। अरे सुजाता, कितनी देर कर दी तूने, पता है कब से इंतजार कर रहे थे हम। अरे कहाँ दीदी, आप तो बूफे खाते ही घर निकल गई थी। पूरी रात आपको यहाँ वहां ढूंढती रही मैं कि मेरे मायके की तरफ से कोई तो हो फेरे देखने, पर हम तीनों के सिवा वहां कोई नहीं था। ये सुनते ही अपने पल्लू को संभालती हुई सुजाता की ननद वहां आकर खड़ी हो जाती है। देख लो मनोहर, अभी भी भाभी को अपने मायके वालों पर ही भरोसा है। इसी कारण, बस इसी कारण मैं 11 बजते ही निकल गई। वैसे तो पूरी रात जग सकती थी मैं, पर जब कदर ही नहीं है फिर मैं अपना वक्त क्यों फूकूं। सबको आज फूकने की पड़ी है। ड्रामे क्यों करना है भाई, सोने दो। उठकर फिर खर्च का हिसाब भी तो करना है। अच्छा दीदी, तो अब दुल्हा दुल्हन को अंदर लेकर चलते हैं, आसपास वाले सब यही देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। हाँ बेटा, पूरी रात की थकावट होगी, जाकर तुम दोनों आराम करो, तब तक हम भी नहा धो लेते हैं। कमरे के अंदर जाते ही राहुल बिस्तर पर कूद पड़ता है और प्रीति अपने मेकअप को उतारने और बालों को खोलने में लग जाती है। राहुल जी, जरा मेरी क्लिप खोलने में हेल्प कीजिए ना। लग रहा है दुनिया भर के सारे क्लिप हेयर स्टाइलिस्ट ने मेरे माथे पर ही लगा दिए। राहुल जी। प्रीति पीछे मुड़कर देखती है तो राहुल सो चुका था। नींद तो मुझे भी आ रही है। इन गहनों और लहंगों को खोलने में जो बची थी वो जान भी खत्म हो जाएगी। प्रीति अपने दोनों हाथों से जरा लहंगे को संभालती हुई बिस्तर पर जाती है और बस लेटते ही उसकी भी आंख लग जाती है। पूरे घर में शांति थी। राहुल और प्रीति आराम से गहरी नींद में सो रहे थे। ठीक 8 बजे। अरे क्या हो गया, दोनों के दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? बहू, अरे राहुल बेटा। अरे रहने दीजिए ना दीदी, वो दोनों भी तो अभी अभी सोए हैं। बहू तो कल पूरे दिन व्रत में थी, थोड़ा आराम कर लेगी। तू तो मुझे बता ही मत मनोहर, एक तो तेरी बीवी है जिसे सोने से फुर्सत नहीं, उसकी तरह ही बहू को भी बना दूं क्या? तू जा जाकर गर्म पानी का इंतजाम कर अपने जीजा के लिए, मैं हूं यहाँ। अरे बहू बताओ, दरवाजा खोल नहीं रही। अभी माँ नहीं रहती ना तो कमरे की कुंडी बंद ही नहीं होने देती। मजाल थी कि मेरी सास तो मुझे 1 साल तक अपने साथ लेकर सोती थी, और यहाँ आती पति पत्नी एक कमरे में सो गए। छी 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 छी। बाहर से आ रही आवाज थी तो बहुत तेज, पर प्रीति का शरीर उठने को तैयार ही नहीं था और ना ही राहुल की आंख खुलने को तैयार थी। प्रीति जी देखिए ना, दरवाजे पर कौन है? मेरी तो आंखें चिपक गई है, खुल ही नहीं रही। मेरी भी हालत ठीक नहीं है, मैं इस तरह दरवाजे पर जाऊंगी तो सभी डर जाएंगे। आप जाकर देखे ना राहुल जी, और आपने तो कपड़े भी हल्के पहने थे, मैंने तो इतना भारी लहंगा पहना है, ऊपर से इतनी सारी रस्में की है, प्लीज। किसी तरह उबासियां लेता हुआ राहुल दरवाजा जाकर खोलता है और एक साथ औरतों की मंडली उसके कमरे में घुस आती है। मामी, मामी नहीं, मामी आ गई। मामी आप तो कह रही थी कि मामी ने बहुत ज्यादा मेकअप किया इसलिए वो दूर से अच्छी लग रही है, पर मामी जी तो सामने से भी सुंदर है, सो प्रीटी। तुम माइंड मत करना प्रीति, बच्चे ना मजाक कर रहे थे, अब मामी के साथ मजाक नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? कैसी चुड़ैल जैसी लग रही हूँ मैं, सारे बाल हवा में खड़े हुए हैं। इन लोगों को जरा सोचना चाहिए, बेडरूम में सीधा घुसा है। अरे अरे बेटा, क्या सोच रही है? लगता है कुछ ज्यादा ही नींद ले ली तूने। चल जल्दी से बालों को ठीक करके बाहर आ जा, मुंह दिखाई की रस्म करनी है। लहंगे को बदलने मत बैठ जाना, अब इतना महंगा लहंगा चढ़ाया है तो इस्तेमाल तो हो, वरना फेरों के बाद ना जो लहंगा अलमारी में रखा जाता है फिर वहीं रह जाता है। वो बुआ जी, दीदी कह रही थी कि उन्होंने मेरे लिए एक साड़ी ली है, तो मैं मुंह दिखाई उसी साड़ी में कर लूं तो उनको भी अच्छा लगेगा ना। मैं 10 मिनट में चेंज करके आती हूँ। मानना पड़ेगा भाभी, अपने जैसी तेज तर्रार बहू ढूंढ कर लाई है। चल साड़ी तो साड़ी, फटाफट तैयार हो जा, फिर तेरी सास को भी तो जगाना है, उससे भी तो बिस्तर नहीं छूट रहा। अब कोई बड़ा जिम्मेदारी लेगा ही नहीं तो बच्चे रस्म रिवाज सीखेंगे कैसे? अपनी भाभी की चुगली करती हुई बुआ जी कमरे से बाहर चली जाती है और उनके पीछे पीछे औरतों का सारा जमावड़ा भी। राहुल जी, लहंगे से बचने के लिए मैंने साड़ी का नाम तो ले लिया, पर मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। अरे तो फिक्र क्यों कर रही हो, तुम बुआ जी के कमरे में जाकर तैयार हो जाओ। इन सब में बुआ जी अच्छी हैं, वो तुम्हें साड़ी पहनने में हेल्प कर देंगी, फिर तेजा भी तो है,
तब तक मैं भी जरा सो लेता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। प्रीति बुआ जी के कमरे में चली जाती है और राहुल बिस्तर को बादल की तरह समझकर अपनी नींद का बिछौना लगाकर जैसे ही एक झपकी मारता है, फूफा जी उसकी पीठ पर एक जोर का चाटा रसीद कर देते हैं। उस पियक्कड़ मामा की तो आरती उतारी जा रही थी, भले ही कमरे में बैठा हुआ था अपने में, पर भनक मुझे हर बात की थी। सुना है फेरों से उठ कर मामा की खातिर की जा रही थी, और यहाँ फूफा को कोई पूछ ही नहीं रहा। अरे नहीं फूफा जी, आप क्या कह रहे हैं? आप आ गए, इससे बड़ा सरप्राइज हमारे लिए क्या हो सकता है? इतने बड़े बिजनेसमैन है आप। आपके आने से ही शादी सफल हो पाई, वरना शादी में मजा कहाँ रहता। मैंने तो कह दिया था फूफा जी जब तक नहीं आएंगे मैं घोड़ी नहीं चढ़ूंगा। और फेरों से उठकर बार बार मामा जी को ढूंढने की बात तो इसलिए आई क्योंकि आपके कमरे की एसी खराब हो गई थी, और सिर्फ मामा जी को ही एसी बनानी आती थी, इसलिए मैं मामा जी को ढूंढ रहा था। बस बाकी मुझे उनमें कोई खास मतलब है ही नहीं। चलो, किसी को तो समझ है इस घर में। याद रखना बेटा, आखिर में बाप की तरफ के रिश्तेदार ही काम आते हैं, माँ की तरफ के नहीं। बिल्कुल बिल्कुल फूफा जी, तो इसी बात पर आप भी आइए, दोनों एक झपकी ले लेते हैं। और कितना सोऊं मैं, 10 घंटे सो चुका हूँ। अपना काम धाम छोड़कर शादी में सोने थोड़ी ना आया था। चल मुझे शहर घुमा दे, फिर रात को ट्रेन है मेरे। जी जी जी। एक कुर्ता खोला, नीचे बनियान पहन ले, जरा पास के टपरी पर चाय पीने से शुरुआत करते हैं। और सब बाइक चलानी आती है ना तुझे? हाँ आती है ना फूफा जी, पर हलवाई से कह देता हूँ ऐसी चाय बनाता है वो, क्या बताऊं। आपकी सोच कर ही मैंने इस हलवाई को रखा था। मुझे पता है इस परिवार में दूसरा कोई भी पर्सन खाने के स्वाद के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, पर आप नहीं कर सकते। अरे हाई क्लास घर गई है मेरी बुआ। हाफ पैंट और शर्ट पहनकर राहुल को अपनी बाइक स्टार्ट करनी पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ फूफा जी को टपरी पर चाय पिलाने ले जाने के लिए। चाय के बाद पकौड़े, पकौड़े के बाद पार्क, और इसी तरह पूरे 2.5 घंटे निकल जाते हैं। फूफा जी, बुआ जी का फोन आ रहा है, आप तो जानती हैं उनका गुस्सा, जल्दी चलिए। और तो तेरी बुआ से डरता हूँ क्या? पर ठीक भी है, काफी देर हो गई, चल घर की और ही घुमा ले। 10 के बाद वैसे भी पार्क वाले 20 रुपए टिकट के कटने लगेंगे, बेकार में काय को खर्च करना। चल। राहुल बाइक अपने घर के बाहर रुकता है और मौसा जी सामने दिख जाते हैं। इसलिए बुलाया था क्या साली साहबा ने मुझे? यहाँ बुलाकर मेरा मजाक बनाया जाएगा? अरे मौसा जी, आप तो अपने आदमी हैं, आप तो ऐसी बात मत कीजिए। आप तो मेरे यार थे, ये शादी होती सब बदल क्यों जाते हैं? हट पगले, बदलने वाला मैं नहीं हूँ। मैं तेरे मम्मा और फूफा जैसा नहीं हूँ। वो याद है डब्बे वाली, जब मैं तेरी मौसी को पसंद करने आया था तो यहाँ एक डब्बे वाली से नजर मिल गई थी मेरी। जरा दर्शन करवा दे, फिर मौसा भी घर जाएगा ना। क्या भला है, शादी की अगली सुबह भी रिश्तेदारों को मेरा खून पीना है। अरे सोचना चाहिए, रात भर जगा हुआ लड़का है, जरा सोने दिया जाए। ऐसे कौन होते लोग जो शादी की रात को सुहाग रात मना लेते? यहाँ तो सुबह भी नहीं हो रही है सही से। क्या हो गया, क्या बड़बड़ा रहा है? पैसा नहीं है क्या? शादी में लग गए होंगे सारे पैसे। फिक्र मत कर, तेरे मौसा के पास बहुत पैसे है, और पैसे से ज्यादा दिल बड़ा है। बाइक के पेट्रोल की टंकी भी फुल कराऊंगा, हाथ में पैसे भी रख के जाऊंगा। यहाँ राहुल की कमर कसी हुई थी, वहां प्रीति की जान भी बस निकलने को ही हो रही थी, किसी मूर्ति की तरह। ना किसी हिलने वाली मूर्ति की तरह घूंघट लिए सभी औरतों की मंडली के बीच में बैठी हुई थी प्रीति बहुरानी। अरे सुजाता, ये बहू कभी इधर तो कभी उधर हिल क्यों रही है? सुजाता। हाँ जी जी, क्या क्या? यहाँ बहू हिले जा रही है, वहां सास को होश नहीं है। कैसे कैसे काम करोगे तुम लोग? यहाँ मेरे तेजिया को देख से भाग दौड़ करके सारा काम कर रही है। पूरी रात चद्दर तान कर सोए हैं सब, फिर ऊपर तो हम 6 लोग थे। हम 6 लोगों को 6 घंटे भी सोने नहीं दिया, हद हो गए कसम से। अब तो कभी भी बेहोश हो जाऊंगी मैं। तभी अचानक ढोलक और डपली की आवाज आनी शुरू हो जाती है। अरे शिव जी की अर्धनारीश्वर शक्ति आ गई, किन्नर की टोली आई है आशीर्वाद देने। अरे नाचो। सीता को ब्याली राम जनकपुर प्यारो लागे। जा बहू, अच्छे से पैर छूकर हर गलती की माफी मांगना और बोलना, माँ मुझे दिल से आशीर्वाद दीजिए। जब मेरी शादी हुई थी ना तो तेरे ससुर जी कुछ कमाते नहीं थे, इन्होंने ही मेरे हाथ में 101 रुपए रखकर आशीर्वाद दिया था। उसके बाद जो तेरे ससुर जी का काम धंधा चला, इनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। घूंघट ओढ़े प्रीति मंडली की बड़ी माँ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। माँ, मैं तो थका हुआ महसूस कर रही हूँ। कोई ये क्यों नहीं समझ सकता कि दुल्हन को भी आराम की जरूरत होती है? हाय हाय, तेरा चेहरा देख कर समझ गई थी दुल्हन। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। हम जहाँ पहुंच जाए वहाँ कोई उदास नहीं रह जाता।
अरे क्या हो गया प्रीति, फिर से सो गई क्या तू? हट, हमें भी आशीर्वाद लेने। ये बड़ी सुस्त लड़की ले आई भाभी आप। हाय हाय, देखो तो जरा, ये झुमकी आज बड़ी बुआ बन रही है। अरे मेरे सामने ही तो पैदा हुई थी तू, और आज ज्ञान दे रही है। अरे क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने। बहू को सोने दो जरा, बेचारी की आंखें देखो कैसे सूज गई है। ज्यादा मेकअप का नतीजा यही होता है दादी जी। अरे तू जरा कम मत ड्रामा कर, हर बात में मिर्च मसाला डालने की आदत है तेरी। चलो हटा सब, बहू आराम करेगी समझे, नहीं तो मेरी दुआ से ज्यादा बददुआ लगते देर नहीं लगती। प्रीति और राहुल बड़ी दादी के पैरों पर ही सो जाते हैं और मनोहर उनके हाथ में 11,000 का शगुन रख देता है। फाइनली राहुल और प्रीति को नींद नसीब हो जाती है।